प्यारे भाइयों बहनों और सभी ब्राह्मणों को मेरा सादर नमस्कार। मैं आचार्य विद्यारतन, ब्राह्मण समाज दिल्ली एनसीआर का महासचिव और ब्राह्मण वैवाहिक बोर्ड उत्तर भारत का चेयरमैन। मेरे साथ दाएं बैठे हैं श्री मनोज कौशिक जी, नमस्कार जी। सिनेमास्कोप प्रोडक्शन के डायरेक्टर, और साथ में हमारी ब्राह्मण समाज रोहिणी जिला के अध्यक्ष, जो अभी अभी आप जनवरी माह में बिल्कुल जी, मनोनीत हुए हैं। और मेरे बाएं साइड बैठे हैं श्री पुरुषोत्तम नमस्कार कौशिक जी, आप बवाना से हैं और आज ही इनको जिलाध्यक्ष बवाना के लिए मनोनीत किया गया है। आप के परिधि में जो 6 विधानसभा हैं, बवाना, किराड़ी, मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, मुंडका और नांगलोई, इन विधानसभा परिधि में जितना भी क्षेत्र ब्राह्मण आता है उसके लिए आज आपको अध्यक्ष बनाया गया है बवाना जिले का। बहुत बहुत मुबारक। ऐसे ही आपको 12 जनवरी को त्रिनगर, शालीमार बाग, प्रीतमपुरा शालीमार भी बाग है, और रिठाड़ा, रोहिणी और इसी तरह से शकूरपुर, ये सारी विधानसभा परिधि में जो भी क्षेत्र ब्राह्मणों के आते हैं उनके जिलाध्यक्ष आपको बनाया गया है। देखिए, ये जो ब्राह्मण सभा है जिसका आज बहुत बड़ा महासम्मेलन बवाना में हुआ, उसका श्रेय सब ब्राह्मणों को जाता है और हमारी जो टीम है उसको पूरा श्रेय जाता है। हमारी इस ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष श्री सुभाष शर्मा जी, नेताजी मरौली में हैं, और बहुत हमारे साथी, बहुत पुराने जुझारू नेता रहे हैं इस ब्राह्मण सभा के संस्थापकों में, उनका भी एक नाम है। 2007 में ये ब्राह्मण सभा रजिस्टर्ड हुई। पंडित चंद शर्मा जी इसके संस्थापक अध्यक्ष, और उस समय में संस्थापक महासचिव रहा हूँ। इसी तरह सुभाष शर्मा जी जो आज अध्यक्ष हैं, ये सचिव थे, संस्थापक सचिव रहे हैं। रवि गौड़ जी उस समय कैशियर थे, संस्थापक कैशियर हैं। अब जो पीआरओ हैं रवि गौड़ जी, निर्मित गौड़ जी कैशियर हैं आज। ऐसी जो टीम है, महेश शर्मा महंत हैं हमारे बालाजी उसकी मंदिर के, उनको उपाध्यक्ष बनाया गया है। पाल किशन जी और कौशिक जी और मनोज जी, ये सारे कार्यकारिणी सदस्य भी रहे हैं हमारे। तो इस टीम का पूरा श्रेय हमारी इस ब्राह्मण समाज को जो दिया है आपने, जो आज बवाना में जो हुआ है बड़ा व्यस्तम कार्यक्रम है। आज हम सिनेमास्कोप प्रोडक्शन रोहिणी सेक्टर 8 में बैठे हैं और आज हम आपको अपनी पूरी क्लिप जो है वो आपके समक्ष पेश कर रहे हैं। हमारी गतिविधि, हमारा वैवाहिक परिचय जो हुआ है उसमें 200 से ज़्यादा जो नए रजिस्ट्रेशन हुए हैं, और उससे साथ साथ जो पुराने हमारे भाई जो आए थे, माता पिता, उनका भी संपर्क हुआ, उनका भी परिचय किया गया। और आज जैसे ही हम घर पहुंचेंगे, उन सब के घर जाकर व्हाट्सएप पर हम उनके नंबर पर फॉर्मेट भेजेंगे और तत्काल वो हमें अपने फॉर्मेट को भरेंगे। उसके बाद हम उनको जो पूरा उनका ब्यौरा है वो सब 5000 ब्राह्मणों में फ्लैश करेंगे। ये हमारी प्रक्रिया है, ये गत 8-10 साल से चल रही है। त्रिनगर में पहला सम्मेलन हुआ था जो भगवान परशुराम धर्मशाला में हुआ। उसके बाद 2018 में अलीपुर में बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ जो मील का पत्थर है, जिसमें 2000 से ब्राह्मण से ज़्यादा हमारे उपस्थित हुए। और उस टाइम जो हमारे साथी थी, बड़ी थोड़ी संख्या थी हुई थी। आज वही संख्या बढ़कर 5-6 हज़ार हो चुकी है। तो अभी हमें जब ये चतुर्थ कार्यकाल का चुनाव 25 दिसंबर 2024 को हुआ, सुभाष शर्मा जी उसके मनोनीत अध्यक्ष बने। मुझे उन्होंने जब कहा, मैं अध्यक्ष था तृतीय कार्यकाल में, कि भाई साहब आपको ज़रूर रहना है और आप महासचिव अगर मेरे बनते हैं तो मैं ये पद स्वीकार करता हूँ। तो उनकी आज्ञा का पालन किया और आज हमने रोहिणी के बाद तुरंत बवाना में अभी सम्मेलन हुआ है। और ब्राह्मण सम्मेलन में दूर दूर से, रोहतक से, सोनीपत से, गुड़गांव से और दिल्ली के चारों कोनों से इतने लोग आए जिससे हम देखकर गदगद हो गए। हम उसमें उस संयोजक के तौर पर श्री गंगाराम शास्त्री जी, आचार्य जी हरेवली के, उनका बहुत बड़ा इसमें सहयोग रहा। और ये कौशिक साहब जो हैं, इनके पिताजी बहुत बड़े सनातनी ब्राह्मण थे और उनका एक बहुत बड़ा योगदान है कि वो काशी के पढ़े हुए विद्वान थे। उनकी याद में श्री पुरुषोत्तम जी ने अपने पिताजी की याद में डीडी फार्म हाउस कंजावला बवाना रोड पर है, जिसमें आज ये महासम्मेलन हुआ। हमारे से कोई धन राशि नहीं ली गई। इन्होंने जो आवभगत की वो सारा अपने अपने बलबूते पे किया है। हमने किसी से कोई ऐसा नहीं आग्रह किया, सब ने अपने अपने होर्डिंग लगाए और ये बहुत बड़ा प्रचार दिल्ली देहात में पहली बार हुआ है।
मैं अपने मुंह से कहूं बड़ाई करूं, इससे अच्छा ये है कि आप वीडियो में देखेंगे। एक हमारे बहुत वयोवृद्ध हैं उमेद प्रकाश जी नांगल के, उन्होंने कहा भी हम तो गदगद हो गए, हमारी ज़िंदगी में पहला ऐसा ब्राह्मण सम्मेलन दिल्ली देहात में हुआ है। तो मैं तो समझता हूँ कि बवाना गांव जो है वास्तव में एक हमारा बहुत बड़ा गांव है दिल्ली देहात का। वैसे तो पाड़म 360, पाड़म हमारा प्रधान है 360, उसके बाद बादली दिल्ली बोला जाता है, बादली बहुत बड़ा गांव है, और बवाना, ये 3 गांव हमारे दिल्ली की बहुत बड़ी धरोहर है, जिसको हमने चुना ये ब्राह्मण सम्मेलन करने के लिए। और इसमें सहयोग हुआ। मैं बीडी भारद्वाज कहूँ, बीडी शर्मा जी, ब्रह्मदत्त शर्मा जी, जो बवाना के सबसे वयोवृद्ध ब्राह्मण हैं, उन्होंने सबका स्वागत किया और आए हुए मेहमानों को बहुत अच्छी तरह से सबका आवभगत किया। और मैं अब यही कहना चाहूँगा कि हमारे साथ सब जुड़ के चल रहे हैं, और इस ब्राह्मण समाज का एक ही उद्देश्य है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ब्राह्मण बच्चों की शादियां करवाएं। और इसके अलावा हमारी ब्राह्मण समाज जो पूरे एनसीआर क्षेत्र में फैली हुई है, एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, यथा नाम यथा गुण। आप हमारा नाम कुछ भी कहें, लेकिन अगर मैं नाम से देखा जाता हूँ तो किरोड़ीमल लाला जी को कहते हैं, तो किरोड़ी ना हो उनके पास तो कहेंगे यार कैसा किरोड़ीमल है ये। इसी तरह से दिल्ली एनसीआर, देखिए ये ब्राह्मण सभा का नाम, और दिल्ली एनसीआर के एक भी कोना हमारा ऐसा नहीं बचा जिसमें हमारे सदस्य ना हो। मनोज जी, आपके पिताजी हमारे साथ दयाचंद जी जुड़े हुए थे, आजीवन सदस्य थे, आज आप आजीवन सदस्य हैं। आप ये बताइए कि दिल्ली का ऐसा कोना कौन सा है जिसमें हमारी सभा का सदस्य ना हो, आजीवन सदस्य? नहीं, कोई से ऐसी हमारी दिल्ली के चारों तरफ से फरीदाबाद रहा है। तो ये चीज़ हमें जो है बड़ा इसका अपने आप को हम गौरवान्वित होते हैं कि हमारे साथ इतनी बड़ी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं। और हम इस बात को फिर आपको सबको ये बताना चाहेंगे कि जब तक हम सेवा भाव देने के लायक हैं और जो हमारे से समाज सेवा लेता रहेगा, हम पूरी तरह से अपने आप को समर्पित करेंगे। क्यों जी पुरुषोत्तम जी, आप अपने बताइए कि आप बवाना में जो आपने किया, ये क्या उद्देश्य था आपका, किस उद्देश्य से आप हमारे साथ जुड़े? मैं अभी कुछ ही समय से दिल्ली समाज, ब्राह्मण समाज दिल्ली एनसीआर के सदस्य के रूप में पहले मैं निर्वाचित किया गया, उसके बाद एग्जीक्यूटिव बॉडी में मेरे को लिया गया। देश धर्म संस्कृति और कौम के लिए जितना भी समाज को हो उसके करना चाहिए। उस ब्राह्मण समाज का मैं इस तरह प्रभावित हुआ इनसे। आज पहले ब्राह्मण विवाह बोर्ड उन्होंने बनाया, फिर विवाद निवारण बोर्ड, इसमें विवाद निवारण में बड़े जज वगैरह वकील वगैरह भी शामिल करके ब्राह्मण समाज के लिए इतना कोई भी देश में ऐसी संस्था नहीं है अगर जो इतना अच्छा काम करती हो। इसमें ब्राह्मणों का परिचय कराया जाता है बच्चों का बायोडेटा लेकर, और 5-6 हज़ार के करीब शादी हम करा चुके हैं। और मैं तो अभी हर संडे को मैंने एक प्रण लिया है, अपने जितने आजीवन सदस्य है मेरे अपने बवाना से आसपास के हैं, हर इतवार को और संडे को जाऊंगा, मैं उनसे संपर्क करके बच्चों का बायोडेटा कलेक्ट करूंगा और आपको मैं ग्रुप में भेज दूंगा। और बच्चों का, हमारे समाज के बच्चों का अच्छी तरह अच्छे संस्कारों में शादी हो सके और ब्राह्मण समाज का भला हो सके। मनोज जी, मैं आपका बहुत कायल हूँ, क्योंकि आपके पिताजी से लेके आज आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको हमारे साथ जुड़कर कैसा लगता है? देखिए, ऐसा मैं तो बचपन से ही आपको अपने पिताजी के साथ देखा है मैंने। आपने एक प्रोग्राम किया था जिसमें हमारे राष्ट्रपति जी आए थे, शंकर दयाल शर्मा जी, जी हाँ, 1998 में हंसराज भारद्वाज जी, जिसका आयोजन शाह ऑडिटोरियम में किया गया था। उसकी भी कवरेज मैंने की थी, हमारी पूरी टीम ने कवरेज की थी। और दूसरा ये है कि अब मैं भी अपने पूरे सर्कल में ये देखता हूँ कि मेरे पास स्पेशली फ़ोन आता है कि भाई साहब हमारा इसमें नाम जुड़वाइए, क्योंकि अब ये पूरा ख्याति प्राप्त कर चुका है हमारा ये विवाहिक जो हम प्रोग्राम रख रहे हैं, ये अपना व्हाट्सएप के थ्रू जो ये बच्चों को मिलान हो रहा है। और अब ये उस दिन जो प्रोग्राम किया गया अपना बवाना में, वहाँ पे भी काफ़ी भारी संख्या में, मतलब चारों तरफ से मेरे कई रिश्तेदार वहाँ पहुँचे हुए थे। मेरे ताऊ की लड़कियाँ, मेरी बुआ की लड़कियाँ, रिश्तेदार वहाँ पहुँचे हुए थे कि भाई हमारा अप्रोच से करा दे। मैं कहा अप्रोच की जरूरत नहीं है, सब भाई चाहे कोई किसी का लिंक में हो चाहे कोई बिना लिंक के हो, सबका काम होगा और एक ही रास्ते से होगा। सबका तरीका एक है, कोई ऐसा नहीं है कोई वीआईपी है तो उसका लिंक ऊपर आएगा, कोई आदमी गरीब है तो उसका नीचे आएगा। हमारे यहाँ पर भाई आपने जो ये सबसे बड़ा सिस्टम रखा हुआ है, अभी आपने जिस जगह से आप आए हो एक तो वो बताना जरूरी है। देखिए अब ये आजकल के बच्चे, चाहे हम हैं चाहे औरों को भी देखते हैं, बच्चों को बड़ी उम्र की जा रही है, 34-35 साल की उम्र हो जाती है। आप इस विषय पे कुछ प्रकाश डालिए कि ये आगे बच्चों की उम्र ना हो इतनी,
मैं जहाँ तक समझता हूँ, आज मेरी शादी मेरे पिताजी ने 22वीं साल की उम्र में कर दी थी। आज मेरे 3 बच्चे हैं, तो मैं उनको देख रहा हूँ बड़ा होता हुआ, उनकी शादी करूँगा, उनके बच्चों को देख पाऊँगा। अगर आप 35 साल की उम्र में बच्चे की शादी करोगे, कब वो शादी करने के बाद, आजकल के बच्चे देखो जल्दी से बच्चे भी नहीं करते। वो इसी वजह से नहीं करते कि शरीर खराब हो जाएगा, या अपनी अपनी सोच है बच्चों की। और दूसरा ये है कि कब बच्चे होंगे, कब वो बड़ा होगा, तो ये तो सारा कुछ सिस्टम ही मतलब मेरे को लगता है कि आउट ऑफ डेट कंट्रोल होता जा रहा है कायदे से। इसको मतलब तरीका यही है, बच्चे को पढ़ाओ लिखाओ, उसके बाद एक एज होती है कि उसकी एज के अंदर बच्चे को सेट कर देना चाहिए। और बहुत अच्छी बात। मनोज जी, आपने वैसे तो ये हमारा आज के प्रोग्राम को समीक्षा के लिए थे हम, लेकिन आपने ये जो विषय दिया है इस पर मैं 2 मिनट आपकी ज़रूर लूँगा। भाइयों, मैं इस संदेश के साथ ये कहना चाहता हूँ कि हमारे समाज में एक बहुत बड़ी कुरीति आ गई है। बच्चे, या तो अंडरस्टैंडिंग उनकी बदल गई है या माँ बाप की बदली है। माँ बाप भी जो है अपने आप को, बच्चों को उनके कंट्रोल से बाहर हैं। बच्चे कहते हैं कि 28-30 साल में नहीं, अभी शादी नहीं करूँगा। 30 साल के बाद भी कहते हैं अभी शादी नहीं करूँगा। तो मुझे तो लगता है कि उसमें संदेह है, या तो उनकी कोई बहुत बड़ी डिमांड है, बच्चों की ख्वाहिश बहुत बड़ी है, या फिर उनके और ऐसे रिलेशन हैं कि उनको शादी की कोई ज़रूरत ही नहीं समझते। और जो कैरियर की बात है, कैरियर अगर 25 साल तक अगर पढ़ के आपका शुरू नहीं हुआ है तो 30 साल में कौन सा कैरियर आप शुरू करेंगे? और 35 साल की उम्र में जब आप खड़े हैं, जब कौन सा कैरियर आपका शुरू हो जाएगा? मैं तो ये मानता हूँ, जब लड़की की शादी होती है तो लड़के के भाग्य उदय होते हैं। सही बात है जी। दो का जीवन जब इकट्ठा हो जाता है तो भाग्य अपने आप उदय होता है। अगर किसी की शादी हो गई है और उसके बाद लड़की के भाग्य ऐसे उदय होंगे, अगर उसने कहीं टीचर ट्रेनिंग भी किया है, अगर कुछ थोड़ी बहुत शिक्षा है तो उसकी नौकरी अवश्य लगेगी। और अगर लड़के के साथ भी यही है तो लड़के का भाग्य भी उदय हो जाता है। ये भ्रांति है कि मैं जब पूरा घर बन जाएगा, या मेरी अच्छी प्रमोशन हो जाएगी, या मैं और कोई बहुत बड़ा उपलब्धि कर लूँगा तब शादी करूँगा, तो उससे उसका दोष जो आएगा उसके बारे में उसको ज्ञान नहीं है। ये हमारे माता पिता का दोष, उन्हें समझाना चाहिए कि एक उम्र होती है जो जवान जिसको कहते हैं 17-27, अगर उसके बाद आप कूद गए हैं तो वो आपका भविष्य अंधकार में है। जब कभी आप एक छोटे से पौधे को अगर इस कप में उगाना चाहेंगे तो उग जाएगा। अगर किसी बड़े पेड़ को ले जाकर आप किसी नदी के किनारे भी उगाएंगे, वो गारंटी नहीं है कि वो उग जाए। तो इसी तरह से 35 साल के लड़के की शादी और 35-40 साल की लड़की की शादी अगर आप कर रहे हैं तो उस बच्चे का भविष्य अंधकार में है और उनके मन मुटाव अवश्य ही होंगे। अगर जो 25 साल के आसपास शादी कर देते हैं तो उनके प्यार इतने अच्छे होंगे कि वो स्थायी रहेंगे। और जो हम 7 जन्म की तो बात ये क्या करेंगे कि हम 60 साल और 70 साल का हमारा जीवन है, उसी में प्यार नहीं रहा तो 35 साल की शादी करके 5 साल में वो तलाक की किनारे खड़े हो जाते हैं जाके, और कोर्ट में खड़े होते हैं। हमने 50 ऐसे रिश्ते अभी जिनके कोर्ट में चल रहे हैं, उनके फैसले कराए, लेकिन बड़ा एक विडंबना है, एक भी घर हमें नहीं समझा पाए कि हम उसको तलाक से रुकवा दें। लेकिन नहीं, वो इतने जिद कर बैठते हैं कि नहीं, हमें तो तलाक लेना है। एक भी वापस, पहले क्या होता था, मियाँ बीवी का झगड़ा हो जाता था, आस पड़ोस माँ बाप ताऊ चाचा रिश्तेदार समझा देते थे तो वो आपस में समझ जाते थे। अगर मैं गारंटी से कहता हूँ, अगर एक भी घर अगर बस जाए आपस में तकरार होने का तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। लेकिन मुझे ये विडंबना है, एक भी घर आज हम नहीं बसा पाते हैं। सिर्फ एक काम हमने किया है कि कोर्ट के चक्कर ना कटवा के उनके फैसले करा के, किसी के 17,000 में, 17 लाख में, किसी का 20 लाख में, किसी का 2-3 लाख में भी हमने फैसला कराया है। नजवड़ की लड़की थी और नांगलोई का लड़का था, हमने 2 लाख में ही फैसला हुआ उनका। इसी तरह से 18-20 लाख का त्रिनगर की लड़की थी और लड़का था चिड़ी चांदी का। ऐसे हमने बहुत, अब एक जनकपुरी की लड़की थी और द्वारका का लड़का, उनका 16 लाख में फैसला कराया। हम उनको सिर्फ उस झगड़े से बचा के ले आए हैं ताकि भाई जब तुम्हारे विचार नहीं मिलते हैं तो आप अपना अलग हो जाओ। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितनी देर से आप शादी कर रहे हैं, ये उनके लिए, जो आप मनोज जी ठीक कहा कि वो बच्चा पैदा करने की स्थिति में नहीं है। अगर बच्चा पैदा हुआ भी 40 साल तक की उम्र में, तो जब तक आपका भगवान ना करे कोई ऐसी अस्वस्थता हो जाए और आप जो हैं भगवान को प्यारे हो जाएं, तो आपके बच्चे की शादी की तो क्या, वो 20 साल 22 साल में कुछ भी नहीं कर पाएगा और वो अनाथ हो जाएगा।
तो मैं विनती करता हूँ 25 की बात ना माने, चलो ठीक है 27 तक तो शादी कर ले। ये मेरी एक विनती है अपने समाज से और इस प्रोडक्शन से के माध्यम से, और श्री श्याम वशिष्ठ जी के इस हमारे आग्रह पर उन्होंने इस वीडियो को क्लिप को लेकर और समाज के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार जी, जय श्री राम।